हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कैटालिसिस। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस विद कैटालिस्ट, व्हाट कैटालिस्ट इज़। तो गाइस, हम लोगों ने इससे पहले लास्ट वीडियो में जब हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक इनफॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया था कैटालिस्ट के बारे में। तो मैंने ये बोला था कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होते हुए या तो पॉजिटिव वे में या फिर निगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में किस तरह, या तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं और निगेटिव वे में या तो रिएक्शन की स्पीड स्लो कर देते हैं, लेकिन खुद किसी भी तरह से रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं। मीन्स खुद उनमें ना तो कोई केमिकल चेंज होता है और ना ही कोई मास चेंज, मीन्स ना उनकी वॉल्यूम ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कैटालिस्ट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को अल्टर करने की रिएक्शन को अल्टर करते हैं, मीन्स या तो इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, तो the substance which alters the rate of a chemical reaction without itself undergoing in any chemical change is called catalyst, and the phenomenon is said to be catalysis. Means जो substance किसी भी reaction को alter करते हैं, alter in the sense या तो उसकी speed बढ़ाते हैं या फिर उसकी speed कम करते हैं, without itself undergoing in any chemical change, लेकिन खुद किसी भी तरह के चेंज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चेंज इन द सेंस कि ना ही वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं और ना ही उनके उस सब्सटेंस में कोई केमिकली चेंज आता है और ना ही उनकी वॉल्यूम चेंज होती है। मतलब जितना हमने अपना कैटालिस्ट सब्सटेंस ऐड किया उतना ही हमें इन द एंड ऑफ रिएक्शन वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे कैटालिस्ट होते हैं। और जो रिएक्शन या फिर जो भी रिएक्शन जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, उस पूरे फेनोमेना को, मतलब जिसमें हम लोगों ने कैटालिस्ट को यूज़ किया है एंड देन रिएक्शन प्रोसीड हुई है, तो ऐसे पूरे फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल लिटिल अमाउंट ऑफ MnO2 इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स जब हम लोग KClO3 की रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर हम लोग MnO2 को एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का रेट बहुत फास्ट हो जाता है। मीन्स पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हमारी रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, और कैटालिसिस भी समझ में आ गया होगा। मीन्स जिस रिएक्शन में हम लोग कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस कैटालिसिस। मीन्स नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस कि अभी हम लोग कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो कैटालिसिस भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप? एक फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपको वर्ड होमोजीनियस से ही ये समझ में आ रहा होगा। होमो मीन्स सिमिलर, मीन्स जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं वो किसी ना किसी सेंस में एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। द फेनोमेनन इन विच द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज। मीन्स हमारा अगर रिएक्टेंट, मान लीजिए कि अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड फेज में है तो हमारा कैटालिस्ट भी सॉलिड फेज में होगा, या फिर हमारा रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो हमारा कैटालिस्ट भी लिक्विड फेज में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड फेज में है और हमारा कैटालिस्ट गैसियस फॉर्म में हो गया, या फिर क्योंकि फिर ये होमो नहीं रह जाएंगे ना। मीन्स इनका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सेम होना चाहिए। किसका? रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का स्टेट ऑफ मैटर मस्ट बी सेम, तभी हम इसको कहेंगे कि या फिर तभी हम किसी रिएक्शन को कह सकते हैं दैट दिस रिएक्शन इज होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, तो जो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर बोथ इन सेम फेज, इन द सेंस कि जिसके दो स्टेट ऑफ मैटर सेम होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस होमोजीनियस कैटालिसिस में आती हैं। ठीक है, तो इसमें गाइस हम लोग 2 से 3 एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे।
आप जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मत पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में इस तरह से पूछ लेते हैं कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, या फिर रिएक्शन में यूज होने वाले कैटालिस्ट को पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको चूज करना होगा कि कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस टॉपिक इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विद डाइऑक्सीजन in the presence of oxides of nitrogen as the catalyst in the lead chamber process. ओके, तो जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज अ कैटालिस्ट। नोट द वर्ड एज अ कैटालिस्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है दिस इज यूज्ड एज कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट मतलब या तो रिएक्शन को फास्ट कर रहा होगा या फिर रिएक्शन को स्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कैटालिस्ट की तरह ये जो वर्क कर रहा है, ये खुद भी गैसियस फॉर्म में है और हमारे रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्म में है, इसीलिए दिस इज होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, दिस रिएक्शन इज कम्स अंडर होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया? ओके गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू डिस्कस इट, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट लिख कर छोड़ दीजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो से लिंक रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर is catalyzed by hydrogen ion furnished by sulfuric acid। तो हमारा अगला एग्जाम्पल, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर मीन्स जब हम लोग शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये आपको मालूम होगा क्योंकि इससे पहले ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में ये रिएक्शन है, या ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में, आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ के इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स में ये रिएक्शन है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस रिएक्शन से एक पॉइंट आता है विच इज अबाउट इन्वर्ट शुगर, मतलब कि इन्वर्ट शुगर क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट, द वर्ड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये सॉल्यूशन क्या है? इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इन्वर्ट शुगर। मीन्स क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफाइन इन्वर्ट शुगर। इनफैक्ट लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया था कि डिफाइन इन्वर्ट शुगर। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, ठीक है गाइज। ये याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वर्ड कह सकते हैं आप। और आगे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में आपको ये रिएक्शन मिलने वाली है। और वन मोर थिंग कि जस्ट फॉर्मली ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप ये ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया होगा या फिर जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कि हमारे जो रिएक्टेंट एंड जो कैटालिस्ट है उसके स्टेट्स ऑफ मैटर सेम है, बोथ आर इन लिक्विड फेज। अभी आप कह रहे होंगे कि हमारा जो ग्लूकोज नहीं, जो हमारा सुक्रोज है वो तो एक्वस है। तो गाइस, लिक्विड एंड एक्वस आर बोथ सेम फेज। एक्वस थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होता है एंड लिक्विड थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, बट स्टेट ऑफ मैटर तो सेम ही होता है, ठीक है। एंड दिस ये जो वर्ड देख रहे हैं आप C12H22O11, ये फॉर्मूला सुक्रोज का है, याद कर लीजिए तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, तो सुक्रोज की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो हमें क्या क्या मिलता है? इक्वल वॉल्यूम में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, जिसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। ओके, तो इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। और हमें इक्विमुलर मिक्सचर कब मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का? जब हम लोग हमारे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच आर फर्नेस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन आयंस आते कहाँ से हैं। मीन्स अगर ऐसा दिया रहेगा कि कौन एसिड कौन सा यूज हुआ है तो आप उसके लिए याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे
मोस्टली रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटालाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयंस फर्नेस्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए कि मिथाइल एसीटेट की जो रिएक्शन है वो भी हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्निश कर रहा है, ठीक है। तो जब इसमें भी देखिए, इसमें जो हमारे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर बोथ इन सेम फेज, ठीक है, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड, तो ये भी हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस के अंडर आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? तो हेट्रो, अभी होमो मीन्स सेम, तो हेट्रो मीन्स ऑब्वियस है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज और आर नॉट इन सेम फेज इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अभी आप कुछ भी एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। हमारा रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और हमारा कैटालिस्ट लिक्विड फेज में है, या फिर जो भी स्टेट ऑफ मैटर आप यूज करना चाहें रिएक्टेंट और गैसियस फेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। अभी आप फिर से ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर के बारे में वही रिएक्शन फिर से पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैटालिस्ट है वो सॉलिड है। लास्ट रिएक्शन में हमारा जो कैटालिस्ट था वो भी गैसेस फेज में था, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैटालिस्ट है वो सॉलिड है। मीन्स यहाँ पर प्लेटिनम केस का यूज होता है इस रिएक्शन में। इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस का, और आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हैबर्स प्रोसेस। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को हम लोग हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपसे कई जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो अभी अमोनिया के फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? आयरन। तो आयरन सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो आयरन की सॉलिड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं हमारे अमोनिया की कैटालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें देखिए आप रिएक्टेंट्स हमारे गैसेस फेज में है और हमारा कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शंस होती हैं वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी इसमें क्या है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फेज में है और हमारा जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फेज में है, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटालिस्ट। गाइज, ये हमारा कैटालिस्ट कई जगह पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो इट्स फाइनली डिवाइडेड निकल, या फिर आप निकल कैटालिस्ट बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे, ठीक है। तो वेजिटेबल, जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का, मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में चेंज कर रहे होते हैं, तो हमारा निकल कैटालिस्ट यूज होता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अच्छे ऐसे ही सारी अच्छी वीडियोस के साथ लिंक रहने के लिए हम वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।